फिज़िक्स में आप जानते हैं कि इस समय हम लोग न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं और जो न्यूमेरिकल्स लग रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं इम्पोर्टेंट हैं, जो कि पिछली एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं या ऐसा लगता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, वो वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पिछली क्लास तक हम लोगों ने 8th न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए हैं। ओके, आज और आगे चलेंगे। अब देखिए धीरे धीरे क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी का लेवल भी बढ़ रहा है और आपको उन्हें सबको बड़े अच्छे से समझना है। इसीलिए जब सबसे पहली क्लास होती है तो सबसे पहले आपको बताया जाता है कि कौन कौन से फॉर्मूलेस पे यूज़ करेंगे, क्या सिंबल्स हैं, वो सब कुछ आपको पहली क्लास में बताया जा चुका है। अभी क्वेश्चन पढ़ना है, मालूम करना है कि क्या दिया गया है और ये मालूम हो जाने पर कि क्या दिया गया है और पूछा क्या गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्मूला जो सूटेबल होगा उस क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो मैं पढ़ रहा हूँ आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है। मैं पढ़ूंगा, आप भी ध्यान से सुनिएगा और देखिए प्लीज। लिखा हुआ है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड कोई मीडियम होगा। निर्वात अथवा वायु में तो लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, बट ये एक ऐसा मीडियम है जहां पर लाइट की स्पीड 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जस्ट हाफ टू द स्पीड ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की जितनी भी स्पीड होती है ना उसका आधा स्पीड है उस माध्यम में। सघन माध्यम होगा। उसके बाद सॉरी, माध्यम से वायु में जाने वाली प्रकाश किरण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रकाश किरण है वो वायु से माध्यम में नहीं जा रही है बल्कि माध्यम से वायु में जा रही है। मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। जाहिर सी बात है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो सकता है। देखिए आपने देखा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या थी। उसके लिए कंडीशन ये भी थी कि जो लाइट रे है इट शुड बी गो फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। इसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और यहां जा रही है। खैर आगे पढ़ते हैं, करना क्या है। क्रांतिक कोण C का मान क्या होगा, लीजिए पूछ भी लिया उन्होंने, चलिए बना देते हैं। एक फिगर बनाएंगे ना छोटा सा, इट गिव्स अस सम आइडिया। ये मैंने फिगर बना लिया एंड सपोज यहां ऊपर पूरा का पूरा एयर है और यहां पर वो मीडियम है जिस मीडियम का जिक्र हमारे क्वेश्चन में हुआ है। दिस इज द इंटरफेस, अबव दिस इंटरफेस देयर इज एयर एंड बिलो दिस इंटरफेस देयर इज अ मीडियम जिसका जिक्र इस क्वेश्चन ने किया हुआ है कि वो माध्यम है। यहां पर मैंने एक नॉर्मल बना लिया है, ये एयर मैं इधर लिख देता हूं, ये पूरा एयर है ऊपर। माध्यम में प्रकाश की चाल, अब प्रकाश जो है वो ऐसे चलता है, मीडियम से जाता है और एयर में निकलता है, तो उसके जाने का एक्चुअल पाथ ये है, पर क्योंकि सघन से विरल में जा रहा है इसलिए वो अभिलंब से दूर हट जाएगा। माध्यम से वायु में जाने वाले प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करिए। हमको क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है। एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर इस एंगल पर आप लाइट रे को डालेंगे सघन माध्यम में तो फिर वो ऐसे इंटरफेस के साथ साथ निकल जाएगी, ठीक है। और उस वक्त आपतन कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंड एट दिस सिचुएशन दिस एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। उस समय ये वाला कोण जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। ठीक है, तरीका तो समझ आ रहा है आपको। ओके, अब यहां पर देख लेते हैं कि जो माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल, आप थोड़ा सा याद करिए, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। और अगर कोई माध्यम है तो उसमें प्रकाश की चाल को किससे लिखते हैं, V से लिख देते हैं। तो ये माध्यम में प्रकाश की चाल है, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश में लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है, C हमको मालूम करना है। क्रांतिक कोण को C से लिखते हैं ना। अब आप मुझे बताइए, है कोई फॉर्मूला जो ये सब करवा सके। एक काम कर लेते हैं, देखो C का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin C इज इक्वल टू 1/n।
n माध्यम का अपवर्तनांक होगा। ठीक है, तो साइन c इज इक्वल टू 1/n फॉर्मूले पे आएगा। मतलब अगर आपको c पता लगाना है तो आपको n के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बट अभी तो हमारे पास n के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, अभी तो हम नहीं जानते कि इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, पर हम इस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे माध्यम का अपवर्तनांक? प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, देखिए सघन से विरल में जा रही है, इसलिए स्नेल का नियम लगाएंगे सबसे पहले और n पता लगाएंगे। स्नेल के नियम से सघन से विरल में जा रही है तो सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक लिखेंगे। सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे? म्यू आर डी, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। और क्या फॉर्मूला बनेगा? साइन आई अपॉन साइन आर। अगर इधर से जाके इधर निकल रही है तो ये आई की जगह सी लिया जाएगा और आर की जगह पर क्या लेंगे? 90 डिग्री। तो हम यहां पर लिख देंगे साइन सी अपॉन साइन 90 डिग्री। अब म्यू आर डी। और एक चीज देखो, अपवर्तनांक का जो ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला वेग के टर्म्स में इसका बताया गया था। वेग के लिए फॉर्मूला क्या होगा कि प्रकाश में जा कहां से रही है? सघन माध्यम से। पहुंच कहां रही है? विरल माध्यम में। तो वेग के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा आप बता सकते हैं? जहां से प्रकाश किरण जा रही है वहां पर प्रकाश की चाल आपको न्यूमरेटर में लेनी है। तो कहां से जा रही है? सघन माध्यम से। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल हमने कितनी मानी है? v। ठीक। और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल हम कितनी मान रहे हैं? c। क्यों? क्योंकि ऊपर एयर है और एयर में प्रकाश की चाल को हम c से लिखा करते हैं। अब ये मुझे बताएं कि क्या ये जो हमने इस क्वेश्चन सेट किया है आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये जब इंट्रोडक्शन बताया था तब भी उस वक्त मैंने आपको सारी डिटेल बताई हुई थी। फिर से आप सुन लीजिए। सघन से विरल में प्रकाश किरण जा रही है तो सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक निकालेंगे हम। सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक। स्नेल का नियम लगाएंगे तो साइन सी अपॉन साइन 90, क्योंकि जब ये सी कोण पर आपतित होगा तो इसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाएगा क्रांतिक कोण पर। और अगर हम वेग के टर्म्स में निकालेंगे तो प्रकाश किरण जहां से जा रही है सघन से, तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ऊपर लिखी जाएगी और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल नीचे लिखी जाएगी। प्रकाश में जहां से जाएगी वहां पर प्रकाश की चाल पहले लिखी जाएगी और जिस माध्यम में प्रवेश करेगी वहां पर प्रकाश की चाल बाद में, यानी कि डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी। अब इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 90 साइन 90 इज इक्वल टू 1 साइन सी हमको मालूम करना है। v अपॉन सी, v कितना है? v आया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड इट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यू ऑल नो वेरी वेल 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 दे विल कैंसल ईच अदर। 1.5 एक कम 1.5, 1.5 दूना 3। समझते हैं इसको? देन साइन c इज इक्वल टू 1/2। ट्रिग्नोमेट्री में अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1/2 होती है? साइन 30 के लिए तो साइन c की जगह साइन c और 1/2 की जगह साइन 30। देन c इज इक्वल टू 30 डिग्री। इट मींस कि ये जो आप इन्होंने पूछा है कि माध्यम से वायु में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण c का मान क्या होगा, तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान आएगा 30 डिग्री। मतलब साफ है। क्या मतलब साफ है? कि जब आप प्रकाश किरण को 30 डिग्री कोण पर भेजोगे यहां से तो उसका क्या होगा? आंसर है वो इंटरफेस के समांतर ऐसे चली जाएगी। और अगर 30 डिग्री से ज्यादा कोण पर भेज देंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर किरण उसी माध्यम में फिर से वापस आ जाएगी। और 30 से कम एंगल पर अगर आप उससे भेज देंगे तो फिर वो उधर निकल जाएगी। तो 30 डिग्री उसका क्रिटिकल एंगल होगा, उसका क्रांतिक कोण होगा उस लाइट रे का। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। थोड़े से लॉजिक्स है, बहुत आसान है सारा कुछ। आप कोशिश करेंगे तो बेशक आपको बहुत आसानी से ये आएगा। कुछ चीजें मैंने इसलिए नॉर्मली बता दी है। अपवर्तनांक हमेशा याद रखें, किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक होगा। देखिए बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। प्रकाश किरण जिस माध्यम से जाएगी उसके सापेक्ष और जिस माध्यम में जाएगी
उसका अपवर्तनांक होगा। यहां किस से जा रही थी? सघन से। किस में जा रही थी? विरल में। तो सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक। स्नेल्स लॉ में जो साइन आई अपॉन साइन आर लिखते हैं ना, तो ऊपर किस एंगल के साथ साइन लगता है? आंसर है जिधर से प्रकाश किरण जा रही है उस माध्यम के कोण के साथ साइन लगाइए, ऊपर लिखिए। और जिस माध्यम में प्रवेश कर रही है उसके साथ साइन, उसमें जो कोण बनाएगी वो उसके साथ साइन लगाइए, नीचे लिखिए। यह इससे जा रही थी तो हमने सी के साथ साइन लगाया, ऊपर लिख दिया। उसमें प्रवेश कर रही है तो आर कितना हो गया था? 90 डिग्री, क्योंकि जब ये सी पर जाएगी तो आर 90 का हो जाएगा। 90 के साथ साइन लगाया, उसको नीचे लिख दिया। वेग की बात आती है तो जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही है उस माध्यम में प्रकाश का वेग ऊपर लेना है, और जिसमें प्रवेश कर रही है वहां पर प्रकाश का वेग नीचे लिखना है। तो v अपॉन सी लिख दिया, और जैसे ही कैलकुलेट किया आप देखिए आपका आंसर आ गया। समझ में आया सभी को? ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, पढ़ते हैं हम, आप ध्यान से सुनिएगा। एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। लीजिए फिर से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना बना लेते हैं थोड़ा सा हम इसको जरा। यहां पर नीचे ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस के पूरा नीचे का माध्यम सघन मान लेते हैं और इसके ऊपर पूरा माध्यम विरल। सघन को डेंसर यानी कि डी से लिखेंगे, विरल को रेयरर यानी कि आर से लिखेंगे। विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, करने दीजिए। अब आगे पढ़िए सवाल में क्या हो रहा है। इसका विरल माध्यम में वेग इसके सघन माध्यम में वेग का 2 गुना है। देखिए कितना बढ़िया चीज दी उन्होंने। क्या बताया? फिर से बताइए, प्रकाश किरण का वेग ज्यादा कहां पर होगा, सघन माध्यम में कि विरल माध्यम में? विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी चीज है यार कि विरल माध्यम में जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स ऐसा दूर दूर होंगे वहां पर लाइट को चलना काफी कंफर्टेबल होगा, तो वहां तेज चलेगी। और जहां पर मीडियम पार्टिकल्स बड़े पास पास होंगे, कोलिजन्स ज्यादा होंगे, टक्कर ज्यादा होंगे, वहां लाइट को चलना अनकंफर्टेबल होगा, और इसलिए लाइट डेंसर मीडियम में हमेशा स्लो मोशन में चलती है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम में प्रकाश की चाल की अपेक्षा 2 गुनी है। मतलब अगर सघन माध्यम में वो चल रही है v स्पीड से, तो विरल माध्यम में जाकर के उसकी स्पीड पट से क्या हो जाती है? 2v हो जाती है तुरंत से। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण कितना होना चाहिए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद दिस मीडियम, विद दीज मीडियम्स, तो आपको यह पता लगाना है कि आपतन कोण कितना होना चाहिए। यार आप थोड़ा सा सोचिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा ही होना चाहिए। अगर क्रांतिक कोण के बराबर होगा आपतन कोण, तो प्रकाश किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित नहीं होगी, इसमें इसके साथ साथ निकल जाएगी। और आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, पूरी की पूरी थ्योरी डिटेल में आपने स्टडी की है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो आपसे जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है ना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण कितना होना चाहिए, उसके मुताबिक अगर हम क्रांतिक कोण मालूम कर लें, क्रांतिक कोण, क्यों? क्योंकि हमने बताया ना आपको, और आपको भी मालूम है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ज्यादा ही होना चाहिए। अब इन्होंने पूछा आंतरिक आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए, तो हमारा बेसिक, हमारा जो मेन टारगेट होगा वो होगा क्रांतिक कोण। एक बार कसम से क्रांतिक कोण हमने पता लगा लिया ना, फिर हम बता सकते हैं कि इस कोण से थोड़ा ज्यादा ही रखना, और जैसे ही क्रांतिक कोण से ज्यादा रखोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन स्टार्ट हो जाएगा। तो मेन टारगेट हमारा क्रांतिक कोण पता लगाना है, और इसमें दी गई चीजों को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रांतिक कोण मालूम करना है ना सबसे पहले आपको, तो हम क्रांतिक कोण पे ही लाइट रे को यहां से भेज देते हैं। सपोज दिस इज द क्रिटिकल एंगल एंड क्रिटिकल एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी। अगर क्रांतिक कोण पर प्रकाश किरण को भेजोगे तो इसका क्या होगा बताइए? यह प्रकाश किरण इंटरफेस के साथ साथ ऐसे चली जाएगी, और उस वक्त इसका अपवर्तन कोण कितना होगा? 90 डिग्री। लेकिन कब होगा? जब आप क्रांतिक कोण पर प्रकाश किरण को भेजोगे। उससे कम पर भेजोगे तो अपवर्तित होकर दूसरी तरफ निकल जाएगी, उससे ज्यादा एंगल पर भेजोगे तो परावर्तित होकर वापस आ जाएगी। हमने क्रांतिक कोण पर भेजा, हम सी पर भेजना चाहते हैं,
तो अब इसको आप देखिए, सॉल्व करिए। इसमें यही रूल लगाएंगे, अपवर्तनांक का रूल लगाइए। यहां पर सघन से विरल में जा रही है प्रकाश किरण। तो एक चीज और मैं आपको बताऊं, ठीक है, देख लीजिए। अगर सघन से विरल में जा रही है तो कौन सा अपवर्तनांक लेना है, बताइए मुझे। सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक कि विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक? हाँ जी, विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक, सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक। ठीक, तो लिखे कैसे? म्यू आर डी। पहले स्नेल का नियम आप लगाइए। स्नेल के नियम से साइन अपॉन साइन। अब एक के साथ सी रहना है, एक के साथ 90 रहना है। सी कहां रहेगा और 90 कहां रहेगा? ऊपर नीचे कौन कहां रहेगा, प्लीज बताइए। सी नीचे आएगा, ऊपर रहेगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इससे प्रकाश किरण जा रही है। तो साइन सी अपॉन साइन 90। अब प्लीज वेग के पदों में भी जरा बता दीजिए, वेग कहां पर प्रकाश का वेग ऊपर रखें और किस जगह पर प्रकाश का वेग नीचे रखा जाए? प्रकाश किरण जा कहां से रही है? सघन माध्यम से। तो सघन माध्यम में प्रकाश का वेग ऊपर रखो। और जा कहां रही है? विरल माध्यम में। तो विरल माध्यम में प्रकाश का वेग नीचे रखिएगा। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अगर हम वीडी मान लें और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग हमने क्या मान लिया? वी आर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। ठीक है ना? ओके। साइन सी अपॉन साइन 90 इज 1 वीडी। वीडी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। बीच में एक शर्त बताई गई थी कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल से दोगुनी चाल में प्रकाश चलता है जब वो विरल माध्यम में पहुंचता है। इसका मतलब है कि अगर हम सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v मान लें तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी आ जाएगी? 2v। अब ये बताइए कि ये वाला पॉइंट आप समझ पाए कि नहीं? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल 2v। क्यों? अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, कि जब लाइट विरल माध्यम में जाती तो उसकी स्पीड सघन माध्यम में उसकी स्पीड की तुलना में जस्ट डबल हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो अगर सघन माध्यम में चाल v है तो विरल माध्यम में 2v हो जाएगी। यहां v से v कैंसिल कर दीजिए। अगेन वी गॉट साइन c इज इक्वल टू 1/2। साइन c इज इक्वल टू 1/2 मीन्स साइन 30 डिग्री, देन c इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना आया? 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण कितना होना चाहिए, बताइए। हम चाहते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, इसके लिए कितने कोण पर हम प्रकाश को आपतित करना चाहिए हमको? 30 डिग्री। ऑप्शन सुनिए, 30 डिग्री पर, 30 डिग्री से कम एंगल पर, 30 डिग्री से अधिक एंगल पर, या इनमें से कोई नहीं? 30 डिग्री से। वेरी गुड। तो हमारा आंसर क्या बना? 30 डिग्री से अधिक। आपतन कोण होना चाहिए। तीस डिग्री से अधिक आपतन कोण होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा 11 नंबर, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है प्रकाश की एक किरण जो कांच, जिसका अपवर्तनांक दिया गया है म्यू जी ए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 में संचरण कर रही है, मतलब कांच में चल रही है वो। एक क्षैतिज कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण C पर आपतित होती है। देखिए क्या बताया उन्होंने कि एक प्रकाश किरण है जो कि कांच में चल रही है और वो चलते चलते क्षैतिज कांच वायु अंतरा पृष्ठ, कांच और वायु के बीच का जो इंटरफेस है उस पर पड़ती है जाकर के, और पड़ती है तो क्रांतिक कोण पर आपतित होती है। अब शायद इसको इतना जब मैंने पढ़ा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये यहां पर हम मान लेते हैं एयर,
और नीचे इसके भरा हुआ है ग्लास। ये चीज जो देख रहे हैं ना आप, ये है कांच वायु अंतरा पृष्ठ। कांच वायु अंतरा पृष्ठ, ये लाइन को कांच वायु अंतरा पृष्ठ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एक तरफ वायु है और दूसरी तरफ कांच है। प्रकाश किरण कहां चल रही है बताइए? कांच में चल रही है, और जाकर के वो पड़ती कहां है? इस इंटरफेस पर पड़ती है। कांच में चलते चलते जाती है, इंटरफेस पर पड़ती है, और किस कोण पर आपतित होती है? क्रांतिक कोण पर। अब आप जान गए, अगर ये प्रकाश किरण कांच से जा रही है और क्रांतिक कोण पर आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का क्या होगा? इसका ये ऐसे निकल जाएगी, इसलिए अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, अभी हम इतना ही पढ़ रहे हैं, अभी इसको बाद में पढ़ेंगे। इस जानकारी से सबसे पहले मैं C निकाल लेना चाहता हूं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये मुझे बताइए, प्रकाश किरण जा कहां से रही? कांच से, वायु में जा रही है, तो अपवर्तनांक कौन सा लेना है? स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल के नियम से कांच से वायु में जा रही है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लेना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? देखो ना, कांच से जा रही है वायु में, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, और क्या लिखना पड़ेगा? साइन C अपॉन साइन 90। अब म्यू AG की वैल्यू ये आई, हमको म्यू GA का मान मालूम है, और यहां पर क्या लिखा है? म्यू AG। तो क्या ये म्यू GA की वैल्यू पता है? हमें म्यू AG चाहिए। आपको मालूम है क्या कर लेना चाहिए फिर हमको? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से म्यू AG को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू GA लिख सकते हैं। इधर तब तक क्या बचेगा? केवल साइन C, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1। म्यू GA, ये म्यू AG है, 1 अपॉन म्यू GA, और अब म्यू GA की वैल्यू 3/2 लिख देंगे। तो इसकी जगह पर 3/2 लिखेंगे, फिर ये पलट जाएगा। इस तरह से साइन C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी जगह 3/2 लिखोगे, साइन C की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब ये बताइए, ये आपको इतना समझ आया कि नहीं? पहले फिर से आप देखिए, म्यू फॉर एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो म्यू AG साइन C अपॉन साइन 90। हमको म्यू GA मालूम है, तो म्यू AG को लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू GA उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। इधर साइन C, म्यू GA की वैल्यू है 3/2, तो जब यहां 3/2 लिखेंगे बटे में, तो पलट करके वो 2/3 बना लेगा। ये साइन C का मान निकल के आ गया। इसको यहां रोक दीजिए। अब पढ़ते हैं आगे। लिखा यदि कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर, ये कांच वायु का इंटरफेस है, कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर जल जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, कि एक पतली तह डाल दी जाए। अब सब कुछ ऐसा ही रहा, सब कुछ ऐसा ही रहा। हमने केवल क्या कर दिया, आके ये जो ग्लास और एयर के ये इंटरफेस है ना, ये पाला बना हुआ है, इसके ऊपर हम आए और आके हमने पानी की एक लेयर डाल दी इस पे। बाकी प्रकाश किरण ऐसी ही जा रही है, C एंगल पर ही, सब कुछ यही हो रहा है। बस यहां पर आके हमने वाटर की एक लेयर बिछा दी। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, किस तरीके से ये बन गया होगा। ये ऐसा है, यहां से प्रकाश किरण कैसे जा रही है? C एंगल पर। यहां पर कौन है? ग्लास। इसके ऊपर कौन था? एयर था। हम था क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब तो हमने पानी भर दिया उस पे, तो हमने यहां पर पानी भर दिया। देखिए, ये हमने पानी की इतनी मोटी लेयर इसमें डाल दी, ये, और यहां पर पानी खत्म। समझ आया आपको? तो ये नॉर्मल बना हुआ है, प्रकाश किरण भी वैसे ही जा रही है। ये यहां पर आ गया वाटर। अब वाटर के ऊपर मिलेगा आपको क्या? एयर। अब आप मुझे बताएं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले कांच के तुरंत ऊपर क्या थी? एयर। अब उस कांच पे हमने क्या डाल दिया? पानी। तो कांच
पे चलेगी प्रकाश किरण, कांच के बाद उसको पानी मिलेगा और फिर पानी के बाद वायु उसको मिलेगी, तो पानी के बाद अब आपको एयर मिलेगा। तो यहां एक अंतरा पृष्ठ और बन जाएगा जो कि जल और वायु का अंतरा पृष्ठ बन जाएगा। समझ आ गया आपको? ठीक। अब यहां से प्रकाश के लिए जो जा रही है ये कैसे जाएगी? क्या अपवर्तित होकर ये इसके साथ साथ निकल जाएगी या साथ साथ नहीं निकलना चाहिए इसको? यहां तो साथ साथ निकल गई थी इसके, लेकिन ये तब हुआ था जब कांच के तुरंत ऊपर कौन था? एयर थी, तब हुआ। अब कांच के तुरंत ऊपर वाटर है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब ये कैसा होगा? हम ये मानते हैं कि कांच की तुलना में पानी थोड़ा सा विरल पड़ेगा, तो प्रकाश किरण सघन से विरल में जाने पर मुड़ेगी, ये विलंब से दूर हटेगी। ये जाने का रास्ता है, पर ये अभिलंब से ऐसा दूर हट जाएगी, ऐसे आ जाएगी, यहां पर पड़ेगी, यहां सघन से विरल में जाना चाहेगी, सघन से विरल में जाने के लिए ये और दूर ऐसे हट जाएगी। अब किरण का रास्ता ये हो जाएगा, यहां पर सी एंगल पर ही पड़ रही है। ठीक है, अब ये बताएं, पहले आपको फिगर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक, फिर से देखो, सी एंगल पर गया, यहां पर ग्लास है, ये कांच है यहां पर पूरा, और ऊपर में क्या भर दिया हमने? पानी। ये सी है, यहां पर हमने ये पानी भर दिया गया है। कांच की तुलना में पानी थोड़ा सा विरल ही रहेगा, तो प्रकाश किरण सघन से कहां जा रही है? विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी, ऐसे दूर हटके इधर चली गई। जब यहां पहुंची तो यहां फिर उसको एक इंटरफेस ये वाला मिल गया, इस इंटरफेस पर जब निकलेगी तो फिर मुड़ेगी। अब वो जल से वायु में जा रही, मतलब फिर से सघन से विरल में जा रही है, तो और अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ये आपतन कोण इस वाले अंतरा पृष्ठ के लिए, इस वाले अंतरा पृष्ठ के लिए ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। ये सारा सिस्टम यहां पर फिगर पूरा हमने बना दिया। अब फिर से आगे पढ़ते हैं, क्योंकि अभी आगे नहीं पढ़ा, बस इतना ही पढ़ा कि पानी डाल दिया हमने। डाल दी जाए तो प्रकाश की यह किरण, प्रकाश की जो किरण अब जा रही है जल वायु अंतरा पृष्ठ, ये बता सकते हैं कौन सा अंतरा पृष्ठ, इसका क्या नाम होगा और इसका क्या नाम होगा? इस अंतरा पृष्ठ का नाम बताइए। ये कांच और जल अंतरा पृष्ठ है, इसको बोलेंगे जल कांच अंतरा पृष्ठ, जल कांच अंतरा पृष्ठ। ये कौन सा अंतरा पृष्ठ है? ये जल वायु अंतरा पृष्ठ है, क्योंकि ये जल और वायु को एक दूसरे से अलग करता है। जल वायु अंतरा पृष्ठ। उन्होंने पूछा प्रकाश की यह किरण जल वायु अंतरा पृष्ठ से वायु में किस कोण से बाहर निकलेगी? ये जल वायु अंतरा पृष्ठ है, जब इससे निकलेगी तो हवा में जाएगी, और हवा में किस कोण से निकलेगी, मतलब ये एंगल बउआ हमें पता लगाना है। अब ये बताएं क्या क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आप नहीं समझ में आया? आ गया? तो हमको ये वाला एंगल मालूम करना है, बस आप ये समझ लीजिए। यहां पर बीच में इस एंगल को कुछ मान लो आर डैश, अगर बेटा ये आर डैश होगा तो बउआ ये वाला भी तो आर डैश हो जाएगा। क्यों? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ये और ये रेखा समांतर है, ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, तो अगर आर डैश ये है तो आर डैश ये भी हो जाएगा। ठीक, अब हमको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मुझे आर डैश निकालना पड़ेगा, आर डैश। आर डैश निकलेगा, फिर इस पृष्ठ पर हम सूत्र लगाएंगे और आर निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। यहां पर सबसे पहले मैं लूंगा जल कांच अंतरा पृष्ठ पर, जल कांच अंतरा पृष्ठ पर, जल कांच अंतरा पृष्ठ दिखा आपको, वहां लगाइए रूल, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम लगाएंगे जल कांच अंतरा पृष्ठ पर, तो प्रकाश में जा कहां से? कांच से, और कहां जा रही है? जल में। तो क्या लिखना चाहिए मुझे? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि म्यू डब्ल्यू जी इज इक्वल टू, और साइन के साथ क्या लेंगे? सी अपॉन साइन आर डैश। इस वाले अंतरा पृष्ठ पर लगाया साइन सी अपॉन साइन आर डैश।
म्यू डब्ल्यू जी कैसे निकाला जाए, कुछ आइडिया है आपको? म्यू डब्ल्यू जी, आपको नहीं लगता इसको लिख दिया जाए म्यू डब्ल्यू ए अपॉन म्यू जी ए इज इक्वल टू साइन सी का मान भी देखो हम निकाल चुके हैं भाई, साइन सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2/3, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 2/3 अपॉन साइन आर डैश म्यू डब्ल्यू ए का मान ये हमको दिया गया है 4/3, ये 4/3, म्यू जी ए की वैल्यू है 3/2, तो ये 3/2 इज इक्वल टू 2/3 अपॉन साइन आर डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3, ऊपर वाला तो ऐसे लिख देंगे, इसको पलट देंगे 2/3, ये 3/2 का 2/3 हो जाएगा ना, इधर ये 2/3 और 1 अपॉन साइन आर डैश, ये 2/3 से ये पूरा 2/3 कैंसल हो गया, साइन आर डैश की वैल्यू हमको मिल गई 4/3, तो ये हमने साइन आर डैश का मान निकाल लिया भाई, इसको यूज यहां पर कर पाएंगे हम। अब हम जो फॉर्मूला लगाना चाहते हैं वो इस अंतरा पृष्ठ पे फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, ये अंतरा पृष्ठ कौन सा है? जल वायु अंतरा पृष्ठ पर, देखिए जल वायु अंतरा पृष्ठ पर, जल वायु अंतरा पृष्ठ, जल वायु अंतरा पृष्ठ पर हम फिर से स्नेल का नियम लगाएंगे, स्नेल का नियम लगाइए और बताइए हम क्या लिखें। पहले म्यू वाली बताओ लैंग्वेज में क्या लिखा जाए। प्रकाश किरण जल वायु अंतरा पृष्ठ को देखिए, प्रकाश किरण कहां से जा रही है? जल से जा रही है, और कहां जा रही है? एयर में जा रही है, तो किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक लेना चाहिए? जल के सापेक्ष वायु का। सिंबल बताइए, म्यू ए डब्ल्यू, वेरी गुड। अब साइन आई अपॉन साइन आर, उसमें आई और आर की जगह पर क्या आएगा? साइन अपॉन साइन। अब बताओ इस साइन के साथ कौन सा कोण लेना चाहिए? आर डैश, क्योंकि यहां से ऐसे जा रही है प्रकाश किरण, तो इसकी जगह पर आएगा साइन आर डैश और यहां पर आएगा साइन आर, और ये आर ही हमको मालूम करना है। म्यू ए डब्ल्यू हमको नहीं पता, पर उसके बदले हमको म्यू डब्ल्यू ए मालूम है, तो म्यू ए डब्ल्यू को लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू ए साइन आर डैश। साइन आर डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4/3, तो ये 4/3 इंटू 1 अपॉन साइन आर, इसकी जगह 4/3 और 1 अपॉन साइन आर। तब तक ये जो 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू ए है ना, म्यू डब्ल्यू ए, इसकी वैल्यू 4/3 लिखेंगे। बेटा ध्यान से देखिएगा, म्यू डब्ल्यू ए 4/3 लिखोगे पलट जाएगा क्योंकि अपॉन में है, तो जब इसे 4/3 लिखोगे पलट के क्या बन जाएगा? 3/4 बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 4/3 इंटू साइन आर। ये साइन आर इधर ले आओ, इसको उधर भेज दीजिए, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? ये तो यहां पर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 16/9, 4 चौके 16/3 तिया 9। साइन आर बराबर इतना आ जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की मदद से साइन इनवर्स 16/9, ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए आर की वैल्यू। कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? साइन आर डैश, ओ आई एम सॉरी बेटा, 1 अपॉन साइन आर डैश है, ये 4/3 है, तो जब साइन आर डैश निकालोगे ना आप इसे, साइन आर डैश, तो ये 3/4 निकलेगा। देखिए आपने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। साइन आर डैश बराबर 3/4। फिर से एक बार देख लो, यहां थोड़ी सी गलती हो गई है, ये साइन आर डैश इधर आ जाएगा, तो साइन आर डैश बराबर 3/4। अब साइन आर डैश की जगह पर 3/4 आएगा, साइन आर डैश की जगह पर 3/4, यहां पर 3/4 आएगा,
साइन आर डैश की जगह 3/4, 3/4 है ना, और ये म्यू डब्ल्यू ए की जगह 4/3 से 3/4 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। साइन आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। साइन आर 1 की वैल्यू के लिए क्या लिख देंगे, साइन 90, देन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, मतलब ये ऐसे निकल जाएगी प्रकाश किरण। हमने जो ये यहां पर ऐसे बनाई है ना, ये एक्चुअली ऐसे नहीं जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। तो फिर आप सोचोगे तो फिर वैसा क्यों बनाया, तो पहले तो हमें नहीं पता था ना कैसे जाएगी, अभी आंसर आया तब पता चला, पहले तो पहला मालूम ही नहीं था ना, अभी आंसर तब पता चला कि ये ऐसे समांतर निकल जाएगी, ये यहां से ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि उस समय आर की वैल्यू कितनी बनेगी, 90 डिग्री बन जाएगी। अब ये बताएं क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। जब आप फिगर बना लेते हैं ना, आपको मैंने बहुत बार बोला है फिगर से स्पीक बेटर देन द वर्ड्स। तो जब आप फिगर बना लेते हैं तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो रहा, उसका रास्ता, उसका तरीका हमें मिल ही जाता है। इसलिए अधिकतर क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आप फिगर जरूर बनाइए। फिगर बनाने में बिल्कुल कतराइए नहीं, और रफ फिगर बनाइए। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका फिगर बिल्कुल बहुत कलरफुल होना चाहिए या बड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए, समझना है बस, उससे पूछे। आई होप कि आपको समझ में आ गया, तो प्लीज आप नोट कर लें और न्यूमेरिकल करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, लिखा हुआ है कांच जल के मध्य पृष्ठ पर, मतलब कांच और जल के बीच का इंटरफेस है, कांच है एक तरफ, दूसरी तरफ जल है। क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। कांच जल के इंटरफेस पर आपको क्रिटिकल एंगल पता लगाना है। अब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि प्रकाश किरण कहां से जाने चाहिए और किधर जाना चाहिए, बता सकते हैं आप। एक तरफ कांच है, एक तरफ जल है, और आपको क्रांतिक कोण पता लगाना है। तो क्रांतिक कोण कब बनेगा, प्रकाश किरण को कांच से जल में जाना चाहिए या जल से कांच में जाना चाहिए, कांच से जल में, सघन से विरल में। और जल और कांच में सघन कौन है, अच्छा कांच सघन होता है कि विरल होता है, कांच सघन होता है। अरे वाह भाई, आप लंबे हो कि आप छोटे हो, आप बता ही नहीं सकते हैं। ये जो चीजें होती है इस तरीके से, वो हमेशा कॉम्पेरेटिव होती हैं, तुलनात्मक होती हैं। अब आपसे पूछेंगे आप बड़े हैं कि छोटे हैं, आप कह देंगे कि हम बड़े हैं, तो पूछेंगे क्या हमसे भी बड़े हैं। अगर आप कहेंगे नहीं छोटे हैं, तो मैं कहूंगा क्या इतने बड़े बच्चे से भी आप छोटे हैं। तो मैंने अभी पूछा कि कांच सघन है कि विरल, या अधिकतर बच्चों के मुंह से अचानक पहले यही निकल पड़ा कि सघन है। हमने दूसरा तो बताया नहीं किसके सापेक्ष। अब मैं अगर कह दूंगा हीरे के सापेक्ष बताइए, आप क्या करोगे, आप तो हार गए। कांच को आपने सघन बोल दिया है और मैंने दूसरा मीडियम हीरा बोल दिया। अब जबकि हीरा कांच की तुलना में ज्यादा सघन आ गया, तो आपको ये पूछना चाहिए कि कांच सघन है या विरल। हम तभी बता सकते हैं जब तुलना करने के लिए कोई दूसरा माध्यम भी तो होना चाहिए। आप अकेले नहीं बता सकते ऐसे किसी चीज के लिए, याद रखिए, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था, देखिए आपसे मैं बात ये कर रहा था कि एक और कांच है और दूसरी तरफ जल है, क्रांतिक कोण भी पता लगाना है। तो क्रांतिक कोण बनेगा ही कब, उसके लिए प्रकाश किरण को किधर से किधर जाना पड़ेगा, सघन से विरल में। कांच और जल में से कांच सघन है, उसकी तुलना में जल विरल है, तो कांच से जल की ओर प्रकाश किरण को जाना चाहिए। देखो फिगर मैं बनाऊंगा, फिगर बना लेता हूं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बड़ी आसानी से मैं सारी बात समझ में आती है। ये मैंने बना लिया और ये हमने बना लिया, देखो कांच। ये कांच है और यहां ऊपर कौन है, यहां ऊपर जल है। तो फिर ये क्या है, ये है कांच जल अंतरा पृष्ठ, कांच जल अंतरा पृष्ठ, ठीक है। अब प्रकाश किरण को कांच से जल में जाना पड़ेगा, अब ये आप भी समझ रहे हो।
क्रांतिक कोण आपको मालूम करना है, तो एंगल ऐसा होना चाहिए, एंगल ऐसा होना चाहिए कि जब यहां से प्रकाश किरण जाए तो इसे सीधे इस इंटरफेस के साथ निकल जाना चाहिए। मतलब उस वक्त आपतन कोण 90 डिग्री का बनना चाहिए पानी में, जल में। ये कांच है और यहां पर ये जल है। ठीक है, चलिए अब आपका एक छोटा सा रूल, वही स्नेल्स लॉ, और बड़ी आसानी से आपका आंसर दिला देगा। अब आप मुझे बताइए, यहां पर क्रांतिक कोण चाहिए ना, तो ये मैंने मान लिया 80, क्योंकि क्रांतिक कोण पर आपतित करेंगे तो ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, सॉल्यूशन। ये दिया क्या क्या गया है, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक म्यू जी ए की वैल्यू 3/2 है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू ए की वैल्यू 4/3 है। अब ये मुझे बताइए, यहां पर आपतन कोण कौन सा है, सी। अपवर्तन कोण कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि जब आपतन कोण सी होगा तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा ही होगा। ये तो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ लगाइए, म्यू क्या लिखें बताइए, किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक लिखना पड़ेगा, कांच के सापेक्ष जल का कि जल के सापेक्ष कांच का। कांच से जल में जा रही है ना, तो कांच के सापेक्ष जल का, कांच के सापेक्ष जल का। म्यू डब्ल्यू जी, साइन में क्या लिखें, साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन सी अपॉन साइन 90। ठीक है, म्यू डब्ल्यू जी को क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टली म्यू डब्ल्यू जी की वैल्यू हमको पता ही नहीं है, तो म्यू डब्ल्यू जी को क्या लिख सकते हैं हम, म्यू डब्ल्यू ए अपॉन म्यू जी ए इज इक्वल टू साइन सी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। म्यू डब्ल्यू ए की वैल्यू है, म्यू डब्ल्यू ए 4/3 अपॉन म्यू जी ए की वैल्यू है 3/2 इज इक्वल टू साइन सी। ये पलट जाएगा, 2 4 से गुणा कर लेगा, इस तरह से साइन सी की वैल्यू आ जाएगी 8/9। हमको तो क्रांतिक कोण चाहिए, तो C बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 8/9। ये क्रांतिक कोण की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, साइन इनवर्स 8/9। अब बताएं, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आया, समझ में आया। अभी इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स और हम लोग लगाएंगे, पर अब आज नहीं लगाएंगे, अगली क्लास पर लगाएंगे। ठीक है, आप भी घर में मेहनत करते रहिए, देखिए न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। 1-2 दिन इसके न्यूमेरिकल्स और लगाएंगे, और इसके बाद अपवर्तन के बाद हम आ जाएंगे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के अपवर्तन पर, फिर उस पर देखेंगे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल आते हैं। तो आप घर में भी प्रैक्टिस करते रहिए और मेहनत करते रहिए। देखिए एग्जाम का टाइम है आपका, मेहनत से दूर मत रहिए। मेहनत करेंगे तो एग्जाम में अच्छा मिलेगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं कि आप मेहनत करें और जिंदगी में वो मुकाम हासिल करें जिसके आप असली हकदार हैं या जो आप चाहते हैं। पर यह सब पॉसिबल हो सकता है केवल उस समय जब आप अपने लिए कुछ सोचेंगे, आप मेहनत करेंगे। इसलिए मेहनत जरूर करते रहिए, उसके अलावा इस लाइफ में कुछ भी नहीं है। एक मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको बुरा ना लगे तो। क्या आपने कभी देखा है पानी का जो जहाज होता है, शिप जिसे आप बोलते हैं, उसके चारों तरफ पानी भरा रहता है। पानी के जहाज के चारों तरफ पानी भरा रहता है, लेकिन क्या पानी के जहाज के चारों तरफ पानी भरे रहने से जहाज डूब जाता है? आंसर इज नो। जहाज तब डूबता है जब बाहर जो पानी भरा हुआ है वो उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, तब जहाज डूबता है। इसलिए प्लीज याद रखिए, आपको अगर कोई डुबा सकता है, अगर कोई डुबा सकता है, आपके बाहर आसपास का माहौल कैसा है, कितना भी खराब है, वो आपको कभी डुबा नहीं सकता। लेकिन एक बार अगर वो माहौल धीरे धीरे आपके अंदर आना स्टार्ट हो गया ना, जैसा बाहर हो रहा है, जैसा
जो काम बाहर हो रहे हैं, जो भी हमारे समाज में ऊट पटांग बातें, ऊट पटांग काम जो आपके बाहर हो रहे हैं, उससे आप कभी नहीं डूबेंगे, उससे आपको कभी नुकसान नहीं होता है। लेकिन जिस दिन वो एक्टिविटी आपके अंदर आना शुरू हो गई ना, जिस दिन आपके अंदर आना शुरू हो गई, यकीन मानिए आपको रोक नहीं सकता, आप डूब ही जाएंगे। और इस डूबने का मतलब आप समझते हैं ना, आगे की लाइफ का पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना। इसलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाज के चारों तरफ पानी भरे होने से कभी जहाज डूबता नहीं है। जहाज डूबता तब है जब बाहर का पानी उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। इसलिए बाहर का समाज कितना भी गंदा हो, उसको गंदा बना रहने दीजिए, आप पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। बस एक बात का ख्याल रखिए कि उस गंदे समाज की जो भी काम है, जो भी बातें हैं, प्लीज उससे आप अपने अंदर मत आने दीजिए, क्योंकि एक बार वो अंदर आने लग गया फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? और इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलते रहता हूं कि किताबों से एक बार आप किताबों के आगे सर झुका लीजिए। आप विद्या मां बोलते हो ना उनको, तो आप विद्या मां के आगे सर झुका लीजिए। यकीन मानिए कि दुनिया में कभी किसी के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा आपको। इसलिए पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ईश्वर करे कि आप उन मुकाम तक पहुंचे जिन मुकाम के सपने आपने और आपके पेरेंट्स ने देखे हुए हैं, और जिसके आप वाकई में असली हकदार हैं। और वो आप हासिल कर सकते हैं एक सोची समझी रणनीति से, और आप अपनी मेहनत से कर सकते हैं वो। तो आज इतना ही रखते हैं फिजिक्स में, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में कुछ और बढ़िया न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे। तो थैंक यू। ओके।